गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अपने घरों पे अच्छे से होंगे। तो हम लास्ट लेक्चर में अपन ने अपलिफ्ट प्रेशर का आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दिया था कि ड्रेनेज गैलरी के रेस्पेक्ट में ड्रेनेज गैलरी काम क्या आती है। अब इस वाले लेक्चर में हम आगे आने वाले फोर्सेस पढ़ेंगे। तो दो केस लेके चलेंगे इस बारे में, जब ड्रेनेज गैलरी अवेलेबल है तब, और दूसरा जब ड्रेनेज गैलरी अवेलेबल नहीं है तब। ठीक है, तो पहला जो केस है वो है जब हमारी ड्रेनेज गैलरी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका रेस्पेक्ट में जो डायग्राम बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में जो अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम बनेगा वो मैं बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। आप देखिए एक बार इस डायग्राम को अच्छे से। ठीक है, ये डायग्राम तब बनेगा जब हमारे पास ड्रेनेज गैलरी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम तब बनेगा जब हमारे पास ड्रेनेज गैलरी अवेलेबल नहीं है। आई कैन राइट हियर विदाउट ड्रेनेज गैलरी। और नो डाउट जो ये फोर्स होगा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपवार्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच। गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच की हाइट मेरी कितनी है, इतनी हाइट है। वाटर का लगेगा फोर्स ऊपर लगाएगा तो क्या हो गया, गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच। और ये वाला फोर्स कितना होगा, नो डाउट ये फोर्स को पूरा दिखा देते हैं। तो ये कितना होगा बेटा, इट इज गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। ये किस केस में है, ये है जब मेरी विदाउट ड्रेनेज गैलरी है। ये मेरा किस केस में, जब मेरी विदाउट ड्रेनेज गैलरी है। अब हम बात करते हैं विद ड्रेनेज गैलरी की। तो डायग्राम यहाँ बनाने जा रहा हूँ, दिख रहा है आपको आई थिंक। ये स्लोप दिखाई है इसके अंदर मैंने, या तो स्लोप दिखाई है, तो इसको आप अच्छे से बना लेना एक बार। मैं इसको अच्छे से और बनाया था एक बार। इसका बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये स्लोप चेंजेस है, ठीक है ना। इसका बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे। ठीक है, इसको अगर मैं अलग अलग पार्ट में बांट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेरा ये पोर्शन है, ये भैया अगेन दिखा दो यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम है। ये कब की बात है, जब मेरी ड्रेनेज गैलरी क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फोर्स होगा नो डाउट गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो ये वाला फोर्स होगा ये गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच। आपको दिख रहा है आई थिंक, यस इट इज विजिबल टू यू। लेकिन जो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला आएगा मेरा, ये वाला कितना आएगा वो देखते हैं। ये वाला ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आएगा मेरा गामा डब्ल्यू एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस एच बाई 3। ये इंटरपोलेशन से आता है ये वाला फोर्स। आपको फिलहाल आपको इतना याद नहीं करना कि कहाँ से आता है, आपको केवल रिजल्ट याद रखना है इसके अंदर। ये जो फोर्स आता है इस पॉइंट पर, ये कितना आता है, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच, ये वाला फोर्स प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस एच स्मॉल एच डिवाइड बाई 3। ये इंटरपोलेशन से आता है, आ जाएगा। कोई दिक्कत, सिंपल चीज है, कोई टफ टास्क नहीं है। ठीक है, तो ये तो था विदाउट ड्रेनेज गैलरी, ये हो गया विद ड्रेनेज गैलरी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसका बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हुए हैं, गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं इसका बेस्ड, AEN में भी आए हुए हैं, और IES में तो आते ही आते हैं। ठीक है, और कभी कभार पूछ लेते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर कि यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट करेगा और वहाँ पे कितना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेसिकली क्या, अपलिफ्ट प्रेशर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब इसके बाद में इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में कुछ बातें हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या क्या है देखते हैं। फ्रॉम द अबव अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ द ड्रेनेज गैलरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ड्रेनेज गैलरी। इसका मतलब ये हो गया कि इन डायग्राम से पता लग रहा है कि जो हमारा की जो लोकेशन है ड्रेनेज गैलरी की, उससे जो मैग्नीट्यूड है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उससे जो मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वही लिखा गया इसके अंदर, फ्रॉम द अबव अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ द ड्रेनेज गैलरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ड्रेनेज गैलरी। चाहे आप ड्रेनेज गैलरी यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, इससे इसके अपलिफ्ट प्रेशर के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और क्या बात देखते हैं। सिमिलरली
it can be said that the drainage gallery should be located to as close as heel as possible to increase stability. और ये माना गया है कि जो ड्रेनेज गैलरी है अगर वो हील के पास, ये ऑब्जर्व किया गया साइंटिस्ट लोगों ने कि अगर ये ड्रेनेज गैलरी हील के पास सिचुएटेड है तो ये डायग्राम क्या होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, काफी स्टेबल होगा। ये क्या होगा, स्ट्रक्चर काफी स्टेबल होगा। अब मैं अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में आपको जनरली बताया था, वैसे आप पढ़ चुके हैं अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में, हमने पढ़ा था, बट होता क्या है वो देख लेते हैं। It is an upward vertical pressure. It is an upward vertical pressure created due to penetration of the water. Created due to penetration of the water into the porous material at the dam basement. मैंने बताया था आपको, ये मान लो मेरी डैम है, इसका बेसमेंट है या मेरा फ्लोर है, तो जो पानी का प्रेशर ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा, जिससे मेरा ये क्या करेगा, ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, वही क्या होता है, मेरा अपलिफ्ट प्रेशर होता है। और अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो हमेशा डैम के वेट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर अपलिफ्ट प्रेशर मेरा ज्यादा हो गया तो क्या आ जाएगा, ओवर टर्निंग की संभावना क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो मेरा अपलिफ्ट प्रेशर क्या होना चाहिए, हमेशा अपलिफ्ट प्रेशर हमेशा जो वेट होता है डैम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मैं अब बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारे 3 प्रेशर फोर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, यही हमारे काफी इंपॉर्टेंट थे। आगे आने वाले हैं आइस प्रेशर, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको एक केवल वैल्यू याद रखनी है, तो मैं इसमें यहाँ रब कर रहा हूँ, आप इसको पोस्ट भी कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरा आइस प्रेशर। नेक्स्ट इज वॉज आइस प्रेशर, मतलब बर्फ का जो प्रेशर है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है, दे कैन आस्क इन द एग्जाम कि आइस प्रेशर एक जनरल स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है। तो इट्स वैल्यू इज टेकन एज, जो मेरा फोर्थ है, मेरा आइस प्रेशर। What is what? Ice pressure. Its value is taken as 50 ton per meter square. 50 ton per meter square. However, the exact value depends upon the temperature. लेकिन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया तो ऑप्शन दिया होगा what is the standard ice pressure we have taken or we take, तो ऑप्शन दिया होगा 40 ton per meter square, 50 ton per meter square, 70 ton per meter square और none of these. तो you have to click that 50 ton per meter square. तो ये पूछ लेते हैं कभी कभार आइस प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट इज विंड प्रेशर। आपको दिख रहा है ना, आई थिंक मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, जस्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज व्हाट, विंड प्रेशर, हवा के कारण जो प्रेशर रहेगा। देखो हम यहाँ पर सारे प्रेशर कैलकुलेट करके चलते हैं, हमको पता नहीं किसी टाइम पर कौन सा प्रेशर एक्ट करे। अगर अपन ने सपोज करो हवा का प्रेशर छोड़ दिया और किसी टाइम ऐसा है कि हवा के कारण प्रेशर आ गया और हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, अनस्टेबल, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए खराब हो जाएगा। या फिर विंड के कारण प्रेशर आ गया, ठीक है, तो अगर मान लो हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफी खराब हो जाएगा कि हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, विंड प्रेशर। ये सारे प्रेशर है, प्रेशर फोर्सेज हैं, वो आप यूनिट से पता कर लेंगे। इट्स वैल्यू इज जनरली टेकन एज 1 to 1.5. इट्स वैल्यू is generally taken as 1 to 1.5 ton per meter square. 1 to 1.5 ton per meter square। और क्या लिखा हुआ है, टू एक्सपोज्ड एरिया, मतलब जिस एरिया को एक्सपोज, जो हमारा एरिया है उसके रिगार्डिंग ये वैल्यू लेके चलते हैं हम 1 to 1.5 टन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको एक जनरली आपकी चीज याद रखनी है कि जो विंड प्रेशर होता है कितना होता है, दैट इज 1 to 1.5 टन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद का प्रेशर क्या है वो देखते हैं अपन, आ जाइए। After that, next is earthquake force. Next is earthquake force. नेक्स्ट इज वॉट, अर्थक्वेक फोर्स। इसके एस्पेक्ट में देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने अर्थ बनाई मेरी, ठीक है, इसमें क्या चीज पूछ जाएंगी मैं आपको वो बताऊंगा, सब कुछ नहीं याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या बताया हुआ है, ये मेरा सेंटर पॉइंट था बेसिकली, ठीक है, ये मेरा फोकस था, इसको मैं ऐसे दिखाता। डायग्राम देखते हैं अच्छे से, डायग्राम क्या बनाया है, ओके, मतलब बेसिकली इस टाइप से डायग्राम बनाया हुआ मैंने। ये फोकस हो गया,
ये मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, फोकस हो गया। बताएं ये भी क्या क्या होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद में ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा अल्फा हो गया। तो ये अल्फा एच हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो गया, अल्फा वर्टिकल। तो आपको क्या क्या रखना है, सी क्या है मेरा, सेंटर ऑफ अर्थ। सी क्या है यहाँ पर, सी इज व्हाट, सेंटर ऑफ अर्थ। एफ क्या है, फोकस। फोकस बोलते हैं या फिर बोलते हैं इसको हाइपोसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। हाइपोसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। और ई क्या है, एपिस्ट्रॉम। ई क्या है मेरा, बेसिकली व्हाट इज ई हियर, एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो आपको केवल और केवल इसमें याद क्या करना है कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, इवन मैं भी याद नहीं करता ये फॉर्मूला, बट फिर भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में कहा हो जाता है, अल्फा वर्टिकल जो होता है दैट इज 75% ऑफ अल्फा एच। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ इस वीडियो में कि जो एफ और ई इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये क्या कहाँ काम में आते हैं। तो आपका टास्क है कि आपको पता करना है कि एफ और ई कहाँ काम में आते हैं, मतलब क्या होता है। आई नो बट आई वॉन्ट दैट यू शुड नो व्हाट इज एफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई हेयर, ठीक है। अल्फा भी लिखवा दिया मैंने, ये अल्फा वी अल्फा एच इन अल्फा एच इक्वल टू के इंटू जी, ठीक है। क्या क्या होता है देख लेते हैं अपन, के क्या है यहाँ पर, जी क्या है। तो के है हमारा सिस्मिक कांस्टेंट, के इज के इज व्हाट, सिस्मिक कांस्टेंट। और उसके बाद में तो के की वैल्यू भी होती है कुछ ना कुछ, के इज बीटा डॉट आई डॉट अल्फा नॉट। आपको ये सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए याद करना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बीटा क्या है यहाँ पर, तो बीटा इज सोइल फाउंडेशन सिस्टम फैक्टर। बीटा इज सोइल फाउंडेशन सिस्टम फैक्टर। आपसे मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये आपको ओनली आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए याद करना है, ऑब्जेक्टिव में नोबडी विल आस्क। बीटा की वैल्यू 1 होती है यहाँ पर फॉर ग्रेविटी डैम, फॉर ग्रेविटी डैम, ठीक है। और कैपिटल आई क्या होता है यहाँ पर, इम्पोर्टेंस फैक्टर। जो आई लिखा था यहाँ पर मैंने, दैट इज इम्पोर्टेंस फैक्टर। आप कमेंट बॉक्स में जाके एफ और ई के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और आई की वैल्यू 3 होती है फॉर ग्रेविटी डैम। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें बीटा की वैल्यू दी होगी, आई की वैल्यू दी होगी, अल्फा नॉट की वैल्यू दी होगी, ठीक है। सब कुछ दिया होगा आपको केवल। और हो सकता है कभी कभार आपसे ये पूछ लें कि इंपॉर्टेंस फैक्टर कितना होता है ग्रेविटी डैम के लिए, और सॉइल फाउंडेशन सिस्टम फैक्टर कितना होता है किसके लिए, ग्रेविटी डैम के लिए। तो आप ये जरूर याद कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला जरा काम का नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप एफ और ई के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो बताएंगे। लास्ट हमारा, और इसके अंदर वो भी दे रखे हैं, सिस्मिक जोन दे रखे हैं और वैल्यूज ऑफ अल्फा नॉट भी दे रखी है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सिस्मिक जोन दे रखे हैं और अल्फा नोट की वैल्यू दे रखी है। और अल्फा नोट क्या होता है, बेसिक सिस्मिक कोफिशिएंट। जो अल्फा नोट होता है दैट इज बेसिक सिस्मिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो अल्फा नोट की वैल्यू जोन वाइज दी होती है। तो क्या क्या वैल्यू दी होती है मैं बताया था आपको, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो फोर्स थे वो बेसिकली स्टार्टिंग के 3 फोर्स थे, ठीक है। बाकी विंड प्रेशर जो आपको याद रखना है 1 to 1.5 टन मीटर स्क्वायर, आइस प्रेशर 50 टन पर मीटर स्क्वायर,
वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। बाकी अर्थ के फोर्सेस के बारे में बहुत कम पूछा जाएगा, तो एक टेबल बना लेगा आप, सेस्मिक जोन एक कॉलम में, एक अगले कॉलम में वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट दैट इज सिस्मिक कोफिशिएंट। तो 5 जोन है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है, दैट इज 0.01। ये नहीं पूछेंगे आपसे वैल्यूज, दे विल नॉट आस्क, बट आज का कोई भरोसा नहीं है तो कुछ ही पूछ रहे हैं। तो 0.01, 0.02, 0.04, 0.05 एंड 0.08 ये कुछ वैल्यूज है, ठीक है। 6 प्रेशर हम कर चुके हैं, 6 फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। लास्ट जो हमारा फोर्स है दैट इज सिल्ट प्रेशर फोर्स, मतलब जो डैम के अंदर सिल्ट जमा होती है जिसको हम स्लुइस गेट से निकालते हैं। मैंने कल बताया था आपको, लास्ट सेक्शन में बताया था, जो स्लुइस से काम में आते हैं वो सिल्ट को क्लियर करने के काम में आते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अपना लास्ट जो है प्रेशर दैट इज सिल्ट प्रेशर, इट इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या क्या होते हैं तो डायग्राम देख लेते हैं इसके अंदर, थोड़ा डायग्राम है। ठीक है भाई, अगेन दिस इज हील, दिस इज टॉप, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद सपोज कीजिए मेरी सिल्ट जमा है, तो सिल्ट के कारण जो भाई अगेन सिल्ट के कारण आएगा, ठीक है। दिस इज डाउन स्ट्रीम, दिस इज अप स्ट्रीम, दिस इज डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इसमें थोड़ा ऊपर दिखाया तो बेटर होगा, नीचे नहीं है इतना। ये हाइट दिखा देते हैं, कितनी हाइट में रखी है, देख लेते हैं एक बार। ये दे रखी है हमको HS, हाइट ऑफ सिल्ट, HS दे रखी है। तो हमारा जो उसके अंदर प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, इस साइड से पता ही है, ये H/3 पे लगेगा। ये मेरा सिल्ट प्रेशर होगा, दैट इज PS, और यहाँ पर हम यूज करेंगे हम सबमर्ज्ड वेट, गामा डैश HSS। क्यों कि सिल्ट मतलब पानी में पूरी डूबी हुई है, सिल्ट जो है वो पानी के अंदर क्या है, पूरी डूबी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गामा डैश S यूज करेंगे, दैट इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, दैट इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। उसके बारे में जो PA होगा यहाँ पर बेसिकली दैट इज KA गामा डैश S HS, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये आप जीवटेक में पढ़ा होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर। और K क्या है बेसिकली, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। और K की वैल्यू हम जानते ही हैं, पढ़ा होगा आपने, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, दैट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, दैट इज K। और ये पता मुझे किसकी वैल्यू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होती है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। इसके अंदर गामा डैश एच क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, दैट इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, ठीक है। अब मुझे पता है हाइट दे रखी है, यहाँ पर किसकी हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ सिल्ट लोड, जो HS है ये क्या है बेसिकली, इट इज हाइट ऑफ सिल्ट लोड, हाइट ऑफ सिल्ट लोड है, ठीक है। तो अगर मुझे प्रेशर निकालना है, PS निकालना है, तो क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया ले लूंगा, 1/2 इंटू ये जो पार्ट था मेरा, ये जो PA था, ये क्या था मेरा, KA गामा S डैश HS, ये मेरा PA था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया ले लूंगा, दैट कितना आएगा मेरा, गामा डैश S HS इंटू क्या हो जाएगा, HS। और अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 से कन्वर्ट हो जाएगा मीटर मीटर मीटर, ये किसमें, किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो बेसिक क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मैंने बताया था, ये किसमें है, ये यूनिट लेंथ इसकी 1 मीटर है, तो कितना आ जाएगा बेसिकली, दैट इज 1/2 गामा डैश HS का स्क्वायर। क्लियर हो गया। और कहाँ पे ऐड करेगा, ये HS बाय
3 पे एक्ट करेगा, ये मुझे पता ही है, बताया था मैंने। इट विल एक्ट ऑन HS by 3। अगर कोई डेटा नहीं दिया हुआ है तो उस डेटा नहीं दिया गया है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरो ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है सिल्ट फोर्स निकालने का, दैट इज PS इज इक्वल टू 360 और क्या है HS का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। नॉट टू रिमेम्बर बट फॉर सेमेस्टर एग्जाम अगेन से जो लास्ट के 3 से 4 फोर्स है ना वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट स्टार्टिंग के जो 3-4 फोर्स है वो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के 3-4 फोर्स के लिए डोंट बी पैनिक, ठीक है। अगर कोई डेटा नहीं दिया हो तो यू कैन अज्यूम PS इज इक्वल टू 360 HS का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे क्या हो गया, सिल्ट प्रेशर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अपन, तो शायद से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजाइनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर और देखते हैं जो भी ये हमारा लास्ट पीरियड था, जो भी पार्ट इसके अंदर बचा हुआ है, अभी इसके अंदर आउटलेट बचे हुए हैं, एस्केप्स बचे हुए हैं, काफी चीजें बची हुई हैं, ठीक है ना। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बचे हुए हैं बेसिकली, तो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।